दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। हमारा आज का टॉपिक है कि हमें एसी के लिए कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइज़र ख़रीदना चाहिए, कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है और कौन सा स्टेबलाइज़र सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। तो फिर हमारा वीडियो आज इसी बारे में है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हमें कौन सा स्टेबलाइज़र ख़रीदना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको कौन सा स्टेबलाइज़र ख़रीदना चाहिए, आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रांड वाली बात आती है, तो मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जितने भी ब्रांडेड वोल्टेज स्टेबलाइज़र हैं सब लगभग एक जैसे ही होते हैं और सब में जो रेंज लिखी होती है, जैसे मान लीजिए 150 वोल्ट का स्टेबलाइज़र पे लिखा हुआ है वर्किंग रेंज, तो 150 वोल्ट का स्टेबलाइज़र लगभग 160 या 165 वोल्ट से वर्क करता है और 130 वोल्ट का लगभग 140 या 145 वोल्ट से वर्क करता है। तो इस तरह से जो भी वर्किंग रेंज कंपनी ने दे रखी होती है, आप उससे 10-15 वोल्ट एक्स्ट्रा मान के चलो। अगर आप ये मान के चलोगे जैसे ये 150 वोल्ट का स्टेबलाइज़र है तो ये 150 वोल्ट से काम नहीं करेगा। और स्टेबलाइज़र खरीदते समय आप वो ब्रांड खरीदो जिसके रेट सबसे कम हो और जिसका सर्विस सेंटर आपके शहर में हो, ताकि आपको सर्विस में आसानी रहे, सर्विस आपको आसानी से मिले। और क्वालिटी वाइज अंदर से लगभग सारे स्टेबलाइज़र एक जैसे ही होते हैं। अभी तक मैंने जितने भी स्टेबलाइज़र्स की टेस्टिंग की है, ब्रांडेड स्टेबलाइज़र मुझे लगभग एक जैसे ही लगे हैं और काफ़ी सारे स्टेबलाइज़र्स मैं रिपेयर कर चुका हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से इस फील्ड में हूँ। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ब्रांड नेम पर मत जाओ, आप ये देखो जिसमें आपको कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है और सर्विस सेंटर आपके शहर में आपको आसानी से सर्विस मिल जा रही है, आप वो परचेस करो। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉपर का स्टेबलाइज़र कौन सा अच्छा है, कॉपर वाइंडिंग में कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइज़र अच्छा आता है। तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आप कॉपर वाइंडिंग के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ज़्यादातर वोल्टेज स्टेबलाइज़र जो आते हैं वो लगभग 80% वोल्टेज स्टेबलाइज़र एल्यूमिनियम बाइंडिंग में होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम बाइंडिंग भी अच्छी होती है, इसमें कोई शिकायत नहीं आती है और फिर 3 साल की इसकी वारंटी होती है। 3 साल के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका स्टेबलाइज़र रिपेयर होता है। तो आपको कॉपर या एल्यूमिनियम के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कॉपर बाइंडिंग में भी जो स्टेबलाइज़र होते हैं ब्रांडेड, उसमें कॉपर इतना ज़्यादा नहीं लगा होता, मामूली सा कॉपर होता है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना पड़ेंगे, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। आपको एक्स्ट्रा जो पैसा है कॉपर के लिए वो खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम बाइंडिंग का स्टेबलाइज़र भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और इसके अलावा आप कभी भी वोल्टेज स्टेबलाइज़र खरीदें तो पहले आप ये देख लें आपके यहाँ पर मिनिमम वोल्टेज कितना आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके यहाँ पर शाम के समय अक्सर वोल्टेज कम होते हैं, कम से कम अगर 150 वोल्ट इनपुट आ रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो अगर 150 वोल्ट आपके यहाँ पर कम से कम इनपुट आ रहा है तो आप स्टेबलाइज़र 130 वोल्ट से परचेस कीजिए। और अगर आपके यहाँ पर 160-70 वोल्ट आ रहा है तो आप 150 वोल्ट का स्टेबलाइज़र परचेस कर सकते हैं। यानी कि आप उस रेंज का स्टेबलाइज़र परचेस कीजिए जितने आपके यहाँ पर कम से कम इनपुट वोल्ट आता हो, उससे कम 20-30 वोल्ट कम से काम करने वाला वोल्टेज स्टेबलाइज़र आप परचेस कीजिए, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आनी है। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपका एसी कितनी कैपेसिटी का है। अगर आपका एसी 1 टन या फिर 1.5 टन का है तो आप इसमें एक ही स्टेबलाइज़र यूज़ कर सकते हो। यानी जो स्टेबलाइज़र आपका 1.5 टन के स्टेबलाइज़र पर काम करेगा वही स्टेबलाइज़र आपका 1 टन के एसी पर भी काम करेगा। और अगर आपका एसी 2 टन का है तो फिर आपको 2 टन के एसी के हिसाब से स्टेबलाइज़र परचेस करना होगा। उसकी कैपेसिटी थोड़ा बढ़ जाती है और कीमत भी उसकी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो फिर आप एक अच्छा स्टेबलाइज़र खरीद पाएंगे और आपको आपके पैसे की पूरी वैल्यू मिल पाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।